हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक मैं इस बुक से रिलेटेड 22 पार्ट्स आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने आप लोगों के संग शेयर किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी हमारा कुमाऊं में चंद राजवंश चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 2-3 टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मैं आप लोग को एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बहुत इसको समझ सकें कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोगों ने शुरू किया था उत्तराखंड में कुमाऊँ का चंद राजवंश से हम लोग शुरू किया था। इससे पहले हम लोगों ने उत्तराखंड एक परिचय हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कत्यूरी राजवंश के बारे में और भी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो कुमाऊँ का चंद राजवंश में हम लोग सोमचंद और थोरचंद के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी देखी थी। उसके बाद उनके बाद कौन कौन से राजा आए ये हम लोग पढ़ रहे थे। चंद राजाओं का मूल स्थान और सोमचंद कौन सी तिथि यानी कि किस टाइम पे कुमाऊँ में उसका प्रवेश हुआ था ये हम लोगों ने जाना था। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हम लोग रुद्रचंद्र कवर कर चुके हैं। अपने इस टॉपिक में रुद्रचंद्र हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा होने वाला है लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद कौन था? लक्ष्मीचंद रुद्रचंद्र का ही बेटा था। रुद्रचंद्र की मृत्यु हुई थी आपकी 1597 में। ठीक है, तो यहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं। रुद्रचंद्र कब बैठा था गद्दी पे? तो रुद्रचंद्र बैठा था 1565 से 1597 तक इसका शासन था। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि रुद्रचंद्र फिर अकबर और उसके बीच के संबंध के बारे में भी हम लोगों ने जाना और उनकी जो शिकार की जो प्रिय उनका मतलब शिकार उनको बहुत पसंद था, तो उस बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और बाज पालन के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हमारा लक्ष्मीचंद होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद्र की मृत्यु के पश्चात 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। इस राजा के और भी नाम मिलते हैं। ठीक है, तो सीरा से प्राप्त चंदों की जो वंशावली है उसमें इसका नाम लक्ष्मी चंद मिला है और मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मण चंद मिला है इसका नाम। ठीक है, और मानोदय काव्य में लक्ष्मण कहा गया है। ठीक है, मानोदय काव्य क्या है? मानोदय काव्य हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका संबंध विशेष रूप से उत्तराखंड और मतलब उत्तराखंड के इतिहास और लोक परंपरा से माना जाता है। और इसमें जो स्थानीय जनजीवन और परंपराओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो कि क्या है ये मानोदय काव्य। और इसके अंतर्गत मानवेंद्र शाह के बारे में इसके अंतर्गत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई शक्ति गोसाई जो जन्म से अंधा था, वास्तव में प्रशासन की व्यवस्था वही करता था। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद का जो बड़ा भाई था वो बचपन से अंधा था, लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो सब वही करता था। उसने नई सिरे से दारमा घाटी की व्यवस्था की, जिसमें सौकों के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए गए। ठीक है, सौका कौन थे? जो दारमा घाटी के आसपास रहने वाले लोग थे, यानी कि कुमाऊं की भूटे जनजाति का एक समूह है 100 का। तो इनका निवास स्थान कहाँ कहाँ को पड़ता है? एक तो दारमा घाटी के आसपास पड़ता है और व्यांस घाटी जो मैंने आपको बताई थी कि चीन नेपाल की सीमा लगती है जहाँ पर भारत से, तो वहाँ वहाँ पर इनका स्थानीय निवास है। तो सौकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए, उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तुओं को राज दरबार तक पहुँचाने का कार्य किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरती व राजकर की शर्तें भी नियत की गई। सिरती और राजकर की शर्तें क्या होती है? सिरती यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में प्रचलित एक पारंपरिक कर है ये। ठीक है, सिरती आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं सिरती को। तो ये क्या है कि एक प्रचलित पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। इसके अंतर्गत कुछ विशेष शर्तें बनाई गई थी उनके द्वारा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिरती व राजकर की शर्तें
भी नियत की गई। और वो शर्तें क्या-क्या थी, जैसे कि सिरती के अंतर्गत आ जाता है। जैसे सिरती प्रथा में राजा किसी व्यक्ति को भूमि या अधिकार देता था और बदले में कुछ दायित्व भी निभाने होते थे। जैसे कि राजा के प्रति उसको निष्ठा अनिवार्य होती थी, मतलब राजा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर सैनिक सेवा भी उनको देनी पड़ती थी, ठीक है? और भूमि से प्राप्त जो उपज होती थी उसको भी निर्धारित हिस्सा, उसका भी एक निर्धारित हिस्सा देना होता था। यानी कि जो भूमि से जो उपज प्राप्त होगी तो राजा लोग क्या करेंगे, उसका एक हिस्सा निर्धारित कर देंगे और उस हिस्से को राजा को देना होता था। राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता था, ठीक है? तो इस तरह की कुछ शर्तें थी इसके अंतर्गत, तो ये सभी शर्तें और नियम बनाई गई है। राजकर के बारे में क्या है कि ये सामान्य कर था, जैसे कि जो जनता द्वारा राज्य को दिया जाता था, ठीक है? और राजकर का, ठीक है? सिरती का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो राजकर क्या था, एक सामान्य कर था जो जनता के द्वारा राज्य को दिया जाता था, और भूमि के उत्पादन के आधार पर कर देना अनिवार्य था। साथ में आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि कर के समय, कर मतलब समय पर देना होता था और निर्धारित मात्रा में देना होता था। यानी कि अगर कर नहीं दिया और देर से दिया तो उसका दंड और जुर्माना अलग से पड़ता था, ठीक है, राजकर में। और राजा के प्रति आज्ञा पालन करना होता था। और कभी-कभी क्या होता था कि श्रम और बेगार भी इसके अंतर्गत अंतर्गत शामिल होता था, ठीक है? राजकर के अंतर्गत जो कर जो आपका निश्चित किया गया है उस कर को समय पर देना होता था और निर्धारित मात्रा में जितना कहा गया उतना देना होता था। थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे होता था समय में, मतलब देने में, और कर के मात्रा में थोड़ी बहुत भी कमी होती थी, उसका दंड भी दिया जाता था और उसका जुर्माना अलग से पड़ता था। और साथ ही मतलब इसके अंतर्गत उनको श्रम और बेगार भी होता था। मतलब श्रम और बेगार यानी कि काम करवा लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी मतलब भुगतान नहीं दिया जाएगा। मतलब बिना पैसों के, बिना रुपयों के ही काम करवा लेते थे। तो ये कुछ चीज़ें उस समय निर्धारित की गई थी। तथा सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर लगाए गए। सीमा सूचक पत्थर क्या होते थे कि जैसे मतलब ऐसे पत्थर जो क्या करते थे, 2 क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए लगाए जाते थे। यानी कि 2 क्षेत्रों को आपस में डिवाइड करने के लिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बाउंड्री मेकर के रूप में उसको लगाया जाता था, ठीक है? तो अभी भी आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि जहाँ पर तक जिसकी ज़मीन होती है तो वहाँ पे को बाड़े, मेड़े, मतलब इस तरह की बाउंड्री बना दी जाती है ना? तो उस समय सीमा सूचक पत्थर कहा जाता था उसे, ठीक है? तो इसका प्रयोग किया जाता था। राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। भूमि पर अनेक प्रकार के कर नियत किए गए, जिनके नाम ज्यूला, सिरती, बैकर, रछिया, कूथ, भात, नेगी, साऊ, रतगली, कनक, बखरिया, सीखदार, नेगी आदि मिलते हैं, ठीक है? कुछ कर उन्होंने लगाए थे, जिन करों के नाम यहाँ पर को दिए गए हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में अभी आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से कर किस-किस रूप में लगाए दिए जाते थे। भिन्न-भिन्न चीज़ों को रखने की जगहों का भी नामकरण किया गया था। न्योवाली, न्याय वाली व बिस्टाली नामक कचहरियाँ बनाई गई थी, ठीक है? इनमें न्योवाली नामक कचहरी समस्त जनता के लिए होती थी। मतलब न्यों वाली जो कचहरी होती थी वो समस्त, मतलब सारी जनता के लिए होती है, आम जनता के लिए। जिसको भी कोई परेशानी या जो भी तकलीफ होगी या जो भी कुछ बातचीत करनी होगी वो न्यों वाली में जाएगा, ठीक है? न्यों वाली नामक जो कचहरी होती थी उसमें जाएगा। और बिस्टाली केवल सैनिक मामलों के लिए होती थी, सैनिक मामलों के न्याय के लिए होती थी, ठीक है? तो आपको ये नोट कर लेना है कि न्यों वाली नामक कचहरी किसके लिए प्रयोग की जाती थी? चंदवंश में। और बिस्टाली जो कचहरी थी वो किसके लिए प्रयोग में की जाती थी? चंद्रवंश में या फिर लक्ष्मीचंद के समय, ठीक है? तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। राज्य कर्मचारी की 3 श्रेणियाँ बनाई गई। ये थी, एक सरदार जो परगने का शासक होता था, और फौजदार या सेना अधिकारी होता था, और नेगी ये राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था। नागरिक प्रशासन भी इन्हीं के हाथों में होता था, ठीक है? तो अनाज के रूप में दस्तूर क्या होता था कि किसी भी तरह का कोई धनराशि वगैरह नहीं दी जाएगी, मतलब नगद, मतलब भुगतान नहीं किया जाएगा। वो तो उसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा, थोड़ा बहुत जितना भी उन्होंने तय किया होगा, ठीक है? एक चीज़ इसको भी समझ लेते हैं। राजधानी में क्या किया गया था? बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की गई थी। बंदोबस्ती कार्यालय क्या होता है? यह मतलब एक ऐसा कार्यालय होता है जहाँ अ, भूमि का सर्वेक्षण, मतलब सर्वेक्षण, मापन, वर्गीकरण और मतलब इस तरीके के कार्य किए जाते थे वहाँ पर को, ठीक है? तो मुख्य कार्य क्या होता था बंदोबस्ती कार्यालय का, कि यहाँ पर को मतलब भूमि की नापजोख होती थी, भूमि की उपज क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, और किसानों से लिए जाने वाले लगान का निर्धारण किया जाता था इसके अंतर्गत। और भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जो होते हैं, जैसे खसरा हो गया, खतौनी हो गया, तो इनको तैयार करने का काम होता था इसके अंतर्गत बंदोबस्ती कार्यालय में। और भूमि के जो विवाद होते थे, आपसी जो विवाद होते थे, उनका निपटारा यहाँ पे किया जाता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर को मतलब इसके अंतर्गत की जाती थी, ठीक है? ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाता है कि बंदोबस्ती कार्यालय
मतलब के अंतर्गत क्या कार्य होते थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि अनाज के रूप में जो राज्य कर्मचारी की जो 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी, उनके अंतर्गत राजा जो परगने का शासक होता था, फौजदार या सेना का अधिकारी होता था, और जो तीसरा होता था वो नेगी, ये राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे। ठीक है, इनको अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, और नागरिक प्रशासन की क्या करते थे, इन्हीं के हाथों में होता था। आगे बढ़ते, लक्ष्मीचंद एक बड़ा निर्माता भी था। उसने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए थे। ठीक है, नरसीबाड़ी, पांडेखोला, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे उसी के लगवाए हुए हैं। उसने यत्र तत्र मंदिरों का निर्माण भी कराया है, और जो पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर थे उनका भी जीर्णोद्धार करवाया है। बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर था, जो कत्यूरे द्वारा जिसका निर्माण किया गया था, उसका भी जो जीर्णोद्धार था किसने किया था, लक्ष्मीचंद ने किया था। कब, 1602 ईस्वी में। इसके शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगवाई गई थी। चंद राजा मंदिर व नौलों, जिन्हें बावड़ियों भी कहा जाता है। ठीक है, बावड़ियों का भी उसने निर्माण किया था। बावड़ी बनाने के भी बड़े शौकीन थे चंद जो राजा थे। ठीक है, तो इन कार्यों के लिए उन्होंने देश के मैदानी भागों से कारीगरों शिल्पियों की बड़ी बड़ी श्रेणियों को लाकर यहाँ स्थानों पर क्या बनवाए थे, नौले बनवाए थे। और बदले में उन्हें क्या दिया था, उन्हें जमीनें दी गई थी, रौथ में दी गई थी, जमीनें रौथ में दी गई थी। रौथ मतलब बहादुरी पुरस्कार। ठीक है, तो उनको इस कार्य के लिए बहादुरी पुरस्कार दिया गया, मतलब रौथ कहा जाता है उसे। ठीक है, पृथ्वीचंद्र रजवार के अठी गांव मल्ली गंगोली ताम्रपत्र में साके 1532 यानी कि 1610 ईस्वी में किसी तमोटा यानी टमटा को एक अधाली, तमोटा यानी कि टमटा, ठीक है, तब के टाइम में तमोटा के नाम से प्रसिद्ध होंगे वो लोग, और अभी टमटा कहा जाता है उन्हें। ठीक है, को अधाली अधाली भूमि देने का उल्लेख मिलता है। अधाली क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अधाली यानी कि 8 नाली। अधाली मतलब 8 नाली। 8 नाली किसके बराबर होती है, 15 किलो अनाज बोने की क्षमता होती है इसमें। 8 नाली यानी कि 15 किलो नाली, सॉरी 15 किलो अनाज बोने की क्षमता होती है। ठीक है, अधाली यानी कि 8 नाली, ये आपको नोट कर लेना है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लक्ष्मीचंद के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र त्रिमल चंद 1616 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गरीउड़िया ताम्रपत्र में उसे महाराज कुमार युवराज कहा गया है। ठीक है, कब बैठा लक्ष्मीचंद की मृत्यु के बाद, कब बैठा त्रिमल चंद, 1616 ईस्वी में। ठीक है, एक गरीउड़िया ताम्रपत्र है जहां उसे युवराज कहा गया है। उसने अपने पिता के गढ़वाला अभियानों की पूरी सहायता करी। ठीक है, युवराज के रूप में उसने 5 वर्षों तक अपने बूढ़े पिता की ओर से शासन चलाया। ठीक है, युवराज के रूप में चलाया, और कब तक चलाया, 1616 से 1621 तक। 1621 में जब वो युवराज मतलब तक युवराज के रूप में शासन किया, 1621 तक। ठीक है, ये 5 वर्ष उसने युवराज के रूप में शासन किया। अब 1625 ईस्वी में विजय चंद की मृत्यु के बाद, अब सीधे 1625 में पहुंच गए। 1625 में क्या हुआ, विजय चंद की मृत्यु हो गई। अब ये कैसे हुआ वो हम आगे समझते हैं। विजय चंद की मृत्यु के बाद 1625 से 1638 तक वो राजा के रूप में आया। अभी तक क्या पढ़ा हमने, 1616 से 1621 तक उसने युवराज के रूप में काम किया। उसके बीच में कौन आया था वो अभी आगे समझेंगे। कौन आया था, विजय चंद आया था। और विजय चंद ने क्या किया, विजय चंद की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद फाइनली 1625 से 1638 तक त्रिमल चंद राजा के रूप में उसने शासन किया। अब बीच में उसकी मृत्यु कैसे हुई, देखो 1621 में जब वो युवराज के रूप में काम कर रहा था, उसके बाद 1621 से ये पद किसने संभाला, दिलीप चंद ने संभाला। 1621 से 1624 तक दिलीप चंद ने ये राज्य संभाला। अब उसके बाद 1624 के बाद विजय चंद को 1624 से 1625 तक इसको गद्दी में बैठाया गया। सिर्फ 2 साल के लिए, मात्र 2 साल के लिए क्या करा, इसको गद्दी पर बैठाया। और 1625 में विजय चंद गद्दी पर बैठा था, तथा 1625 में ही एक षड्यंत्र के तहत वह मारा गया, यानी कि किसी षड्यंत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, विजय चंद की मृत्यु हो गई। अब दोबारा गद्दी पे कौन बैठा, त्रिमल चंद ही बैठा। ठीक है, जो लक्ष्मी चंद का पुत्र था वही गद्दी पर बैठा दोबारा। ठीक है, इतिहासकार डॉक्टर श्यामलाल द्वारा पहाड़ पत्रिका 3-4 में प्रकाशित कराए गए अनेक ताम्रपत्र में एक विजय चंद के का पाभे जो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है, उस ताम्रपत्र में मतलब ताम्रपत्र में भी है, जिसमें उसके द्वारा विवाह कराने के उपलक्ष्य में बसु पुरोहित को चौकी में पचौली नामक व्यक्ति की जमीन दिए जाने का उल्लेख है। यह पचौली एक जाति नाम था, यानी कि एक पचौली कोई पचौली जाति का कोई व्यक्ति होगा, तो उसको क्या दी गई थी, उसकी जमीन उस पुरोहित को दी गई थी। क्यों, क्योंकि विजय चंद की उसने शादी करवाई थी। यह विवाह गंगा के तट पर हुआ था, और कर्णवास के घाट पर पवित्र जल से राजा ने संकल्प के साथ जो भूमि थी वो पुरोहित को दे दी थी। एटकिंसन महोदय के अनुसार विजय चंद्र ने आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के किसी बड़गुजर की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, जहाँ तक सामाजिक संबंधों का प्रश्न है, चंदों का वैवाहिक संबंध गुज्जरों के साथ नहीं हो सकता था। इससे राज दरबार में अशांति छा गई और राजकाज ठप हो गया।
फलतः त्रिमल चंद सदृश उत्साही एवं राज शासन में दक्ष राजकुमार ने सुखराम कार्की के मार्फत विजय चंद को मरवा दिया। यानी कि जो षड्यंत्र से वो मरा था विजय चंद, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि त्रिमल चंद ने ऐसा करवाया था, क्योंकि उसने क्या करा था, किसी गुज्जर परिवार की लड़की से विवाह कर लिया था, जो उनके परिवार में ऐसा नहीं होता था। तो इस वजह से क्या हुआ था, आपसी संबंध उनके खराब हो गए थे। तो जो त्रिमल चंद था उसने षड्यंत्र से किसी के संग मिलकर, मतलब एक दो लोगों के संग मिलकर उसको उसकी मृत्यु करवा दी। दो प्रतिद्वंदियों के बीच फंसकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना कितना खतरनाक होता है, इस बात को सुखराम कार्की बहुत जल्दी समझ गया। सुखराम कार्की कौन था, जिसके साथ मिलकर उसने उसको मरवाया था, विजय चंद्र को मरवाया था। ठीक है, तो अब 1625 ईस्वी में जब त्रिमल चंद का राज्यारोहण हुआ, तो उसने सर्वप्रथम षड्यंत्रकारियों में से एक और विजय चंद के हंता सुखराम कार्की को मरवा दिया। यानी कि जो षड्यंत्रकारी थे उनमें जो सुखराम जो था उसको भी मरवा दिया, तथा विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी, क्योंकि वो भी उसमें षड्यंत्र में शामिल होगा, तो उसकी भी आंखें निकलवा दी। पीरू लाला का देश, पीरू लाला जो था उसका भी देश निकाला कर दिया, उसको भी वहाँ से निकाल दिया। चूँकि विजय चंद को मरवाने में रसोइयों और राजचीलियों जो सहायक होती हैं, मतलब घर के काम काजों में जो सहायक होते हैं, रसोइयों में जो हाथ वाथ बटाते हैं, उनको क्या कहते हैं, छियोड़ियाँ कहा जाता है उनको। ठीक है, ये हम पहले वाले एक वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पर से समझ लीजिएगा कि छियोड़ियाँ कौन होती है, जो घरों में घर के कामों में हाथ बटाते हैं, चाहे वो रसोई का काम हो, चाहे कौन सा कोई भी काम हो घर का। तो रसोइयों, जो रसोइये थे उन्होंने भी उसमें हाथ, मतलब उनका भी हाथ था उस षड्यंत्र में। तो उनको भी क्या करा, उन्हें भी उन्हें भी बदल दिया। ठीक है, उनको भी बदल दिया, मतलब उनको भी नौकरी से हटा दिया वहाँ से, और अपने विश्वास पात्रों की इस कार्य के लिए नियुक्ति कर दी। जो जिन पे वो विश्वास करता था उनकी नियुक्ति कर दी वहाँ पर। और यही नहीं, रसोई के नियम भी दूसरे बना दिए। आगे बढ़ते हैं। त्रिमल चंद ने छखाता व ध्यानीरों के खसों का विद्रोह दबाया। उसकी मृत्यु के बाद 1638 में बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा। अब त्रिमल चंद का शासन खत्म हो गया, यानी कि 1625 ईस्वी से 1638 तक वो राजा बना। ठीक है, राजा बनकर उसने शासन किया। अब उसके बाद कौन आया, बहादुर चंद गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने सर्वप्रथम अपने साथ चंवर, कस्तूरी, नरबीसी, गजगाह, घोड़े, खाड़ा, खुखरी तथा सोने चांदी के बर्तन लेकर दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पास जाना पड़ा। अब क्यों जाना पड़ा इतना सामान लेकर उसको वहाँ, क्योंकि कारण था कि 9 लखिया माल या 84 माल, यानी कि तराई के कटेहरी राजपूत जो थे, उन्होंने वहाँ पर को अधिकार कर लिया था। कहाँ पर को, तराई वाला जो क्षेत्र था, कुमाऊं का जो तराई वाला क्षेत्र था, वो बार बार क्या कर रहे थे, मुगल अपने, मतलब मुगल जो थे वो हथियार ले रहे थे। तो वो जो क्षेत्र था उसको वापस लेने के लिए वो खूब, मतलब ये सब लेकर, मतलब ये सारा सामान लेकर कहाँ गया, बादशाह शाहजहां के पास गया उनसे बात करने के लिए। ठीक है, जो मुगल बादशाही की कृपा पर आश्रित थे। ठीक है, यानी कि मुगलों द्वारा ही वो उस मतलब तराई वाले क्षेत्र पर कटेरी राजपूत थे वो वहाँ पर अधिकार करके बैठे हुए थे। इस 84 कोस के लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी। ठीक है, जो तराई वाला क्षेत्र था, जिसे 9 लखिया माल या 84 माल कहा जाता था, वहाँ से उनको बहुत फायदा होता था। यानी कि 9 लाख प्रति वर्ष 9 लाख रुपए की वहाँ से आमदनी होती थी। इसके हाथ से निकल जाने से उनकी अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने उनके अनुरोध पर कटेहर का प्रांत उसे देना मंजूर कर लिया, और उसकी राजभक्ति तथा गढ़वाल युद्ध में साथ देने के उपलक्ष्य में उसे बहादुर व जमींदार की उपाधियों से विभूषित किया। ठीक है, शाहजहां ने उसको कौन सी उपाधि दी, बहादुर की या फिर जमींदार की उपाधि से विभूषित किया उसे। अब उसने क्या किया, बदले में कुछ ना कुछ तो, जब तराई वाला क्षेत्र उन्होंने उसको वापस करा, तो कुछ ना कुछ तो शाहजहां ने भी उनसे मांगा होगा। तो उन्होंने क्या करा कि गढ़वाल जब युद्ध हुआ, तो बाज बहादुर ने उसमें उनका साथ दिया। तो इसी की वजह से उसको बहादुर की उपाधि दी और जमींदार की उपाधि से विभूषित किया। उसे माल तराई का प्रांत भी मिल गया। इस कार्य में मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खान ने उसकी सहायता की, और कटेहरियों से माल का इलाका दिलाने में भी उन पर उसी ने दबाव डाला। इसके बाद उसने यहाँ अपने अधिकारी नियुक्ति किए। किसने, बाज बहादुर ने। ठीक है, सर्वत्र सुव्यवस्था कायम की और शासन की सुविधा के लिए इसे पट्टियों और ग्रामों में विभक्त कर दिया। और अपनी यादगार में उसने यहाँ बाजपुर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, जो बाजपुर, वर्तमान में जो बाजपुर शहर है, वो किसने बसाया है, बाज बहादुर ने बसाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मनीला गढ़ पर हमला कर कत्यूरी कुंवरों को वहां से गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो वहां पर कत्यूरी राजकुंवर वहां पर क्या कर रहे थे,
रह रहे थे या फिर कि वहाँ पे को अपना अधिकार बना के बैठे हुए थे, तो उनको भी क्या करा, वहाँ से हटा दिया। ठीक है, और कहाँ को भेज दिया, गढ़वाल की ओर भेज दिया, जिन्होंने गढ़वाल के पूर्वी भागों में लूटपाट मचानी प्रारंभ कर दी। अब वो यहाँ से जाकर गढ़वाल में क्या कर रहे थे, बहुत ही मतलब लूटपाट मचा रहे थे। फलतः गोला रावत भूप सिंह थोकदार की पुत्री तुली रौतेली को इन्हें गढ़वाल की सीमाओं से खदेड़ने के लिए हथियार उठाने पड़े। यानी कि जो तीलू रौतेली हैं, उन्होंने क्या करा, तीलू रौतेली भी गढ़वाल से हैं, तो उनके जो पिता हैं गोला रावत भूप सिंह, ठीक है, तो उनकी जो पुत्री थी तुली रौतेली, तो उन्होंने क्या करा, गढ़वाल से उनको हटाने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पाद मचा दिया होगा, तो जिसकी वजह से तीलू रौतेली को आगे आना पड़ा और हथियार उठाने पड़ी। यह घटना बाज बहादुर चंद के समय में प्रारंभ हुई थी और उनके पुत्र उद्योग चंद के समय तक चली थी। ठीक है, पहले तो भूप सिंह रावत ने अपने पुत्रों के साथ इन उत्पातियों का प्रतिरोध किया, किंतु जब वे और उनके दोनों पुत्र लड़ाई में मारे गए, यानी कि उनके पिता भी मारे गए और उनके दोनों पुत्र भी मारे गए उस युद्ध में। ठीक है, जो कत्यूरियों के साथ, जो कत्यूरी राजकुमारों के साथ जो उनका युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ, तीलू रौतेली ने सामना किया उनका, और जो युद्ध हुआ उसमें उनके पिता भी मारे गए और उनके दोनों भाई भी मारे गए। ठीक है, पहले तो भूप सिंह रावत ने और अपने पुत्रों के साथ क्या करा, उनका प्रतिरोध किया और बाद में उनके पुत्र भी उसमें मारे गए। तो वीरांगना तीलू रौतेली ने बसरम्बू पट्टी से लड़ाकू कोली राजपूत व अन्य रावत, नेगी, सजवान, असवाल आदि जातियों के वीरों को बुलाकर एक सुदृढ़ फौज तैयार की। ठीक है, अब तीलू रौतेली जो थी वो अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उनके भाई और उनके पिता जो थे वहाँ उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और फिर क्या करा, अपनी एक नई सेना तैयार करी और दोबारा क्या करा, उनके संग युद्ध गया। खाड़े खुखरी धनुष बाण भाला बर्छी कुल्हाड़ी लेकर कुमाऊनी उपद्रवियों पर हमला कर दिया। कुमाऊनी उपद्रवी कौन थे, ये कुमाऊनी उपद्रवी कौन थे, ये जो कत्यूरी राजकुमार थे, जिनको बाज बहादुर ने कुमाऊं से निकालकर कहाँ, गढ़वाल में भेज दिया था। तो उन्हीं के संग युद्ध हो रहा था और उन्हीं के संग युद्ध में उनके पिता और उनके दोनों भाई मारे गए थे। तो उन्हीं के संग युद्ध बराबर चल रहा था। ठीक है, और वो मात्र कितने साल की थी, उसमें बहुत कम छोटी उम्र थी। कहीं पर को उनकी उम्र दिखाई गई है 16, 17, 18 के आसपास दिखाई गई है। तो इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने हथियार उठा लिए थे। अब फलतः कुमाऊं के आक्रमणकारी कुमाऊं की सीमा की ओर भाग खड़े हुए, यानी कि जो तीलू रौतेली थी उन्होंने वहाँ से गढ़वाल से उनको भगा दिया और वापस वो कुमाऊं की सीमा में चले गए। यहाँ बरकिंडा में भयंकर लड़ाई हुई। इसके पश्चात देघाट व तामाडौन में लड़ाई हुई। तदोपरांत टक्कोली खाल में लड़ाई हुई। ठीक है, यहाँ गढ़ सैनिक विजयी हुए। कलंतर में उद्योग चंद के द्वारा नेपाल के अजमेरगढ़ को जीत चुकने के बाद अपनी सेना का मुख्य पश्चिम की ओर कर लिया। अपनी सेना का जो मुख था उसने पश्चिम की ओर कर लिया। तो मल्ला सलाण स्थित सावनी खाटली तथा सैंसधार से गढ़वालियों को सीधे वीरोखाल की ओर भगा दिया। फिर भी कलिंका खाल की लड़ाई में गढ़वाल की इस जोन ऑफ अर्क ने कुमाऊनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था ना कि बाज बहादुर के समय से लेकर उद्योग चंद, यानी कि बाज बहादुर का जो बेटा था उद्योग चंद, उसके समय तक ये युद्ध चला था उन उपद्रवियों की वजह से, कि इनकी वजह से कत्यूरी जो राजकुमार थे उनकी वजह से चला था। तो जॉन ऑफ अर्क उन्हें कहा जाता है, तीलू रौतेली को। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो जॉन ऑफ अर्क ने कुमाऊनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, युद्ध में इसी क्रम में उसने खेरागढ़ को भी विजित कर लिया। फलतः चंदकोट, चौंतकोट व अल्मोड़े का पश्चिमी भाग सदैव गढ़वालियों के अधिकार में बना रहा। इस प्रकार शत्रुओं के विरुद्ध युद्धरत रहने व अपने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुकने के बाद जब यह वीरांगना हारी थकी पूर्वी नयार में नहा रही थी, तब क्या हुआ, तभी एक शत्रु ने तलवार से उनकी गर्दन को उड़ा दिया। युद्ध में जीतने के बजाय उस वीरांगना को नहाते समय चोरी से मार डालना इतिहास का एक महाकलंक है। यानी कि तीलू रौतेली को धोखे से किसी ने, मतलब युद्ध में तो वो तीलू रौतेली को हरा नहीं पाई, क्योंकि वो मात्र बहुत कम उम्र की थी और उसके बाद भी उन्होंने न जाने कितने युद्धों में उन लोगों से लड़ाई करी और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों को जीतती भी रही और उनको कई बार हार का मुख भी दिखाया उन जो कुमाऊं के जो ये कत्यूरी राजकुंवर थे। तो क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, धोखे से तीलू रौतेली को तो हरा नहीं पा रहे थे वो लोग, उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने धोखे से उसको तीलू रौतेली को मार दिया। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, उनको जॉन ऑफ अर्क कहा जाता है। जॉन ऑफ अर्क उनको क्यों कहा जाता है कि जॉन ऑफ अर्क जो थे वो फ्रांस की एक वीरांगना थी जो तीलू रौतेली की जैसी ही एक कम उम्र की लड़की थी, जिसने क्या किया था,
जो फ्रांस में एक 100 वर्षों का एक युद्ध चला था, तो उसका नेतृत्व किया था, एक सेना का नेतृत्व किया था, फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया था और बहुत बहादुरी के साथ उसने वो युद्ध लड़ा था। तो लास्ट में जब अंग्रेज़ों द्वारा ये जॉन ऑफ आर्क पकड़ी गई थी, तो उनको क्या किया था? उनको मतलब जला दिया गया था, यानी कि 1900 मतलब क्या कहते हैं, धर्म विरोध का एक आरोप लगा दिया गया था और 1441 ईस्वी में उनको जिंदा जलाकर जिंदा जला दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में जब फ्रांसीसियों ने, जो फ्रांस की जो सेना थी, उन्होंने उनको फ्रांस की एक वीरांगना के रूप में याद किया। ठीक है, तो इनके नाम पर भी वहाँ पर को पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं। तो वैसे ही तिलू रौतेली को भी जॉन ऑफ अर्क कहा जाता है और तिलू रौतेली के नाम पर भी उत्तराखंड सरकार जो वीर महिलाएं हैं, वीरता की जो महिलाएं होती हैं, मतलब जो मतलब महिलाओं की बहादुरी के लिए उनको पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं तिलू रौतेली पुरस्कार के रूप में। ठीक है, तो ये इनके बारे में यहाँ पर तुक्का है, ये बहुत मतलब एक उत्तराखंड की वीरांगना के रूप में जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूठ भूमिदान दी थी। गूठ उस भूमि को कहा जाता है जिसे मंदिरों की देखभाल व उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता था। भोटियां व सौकाओं द्वारा तिब्बत को जाने वाली दस्तूर पर उसने रोक लगा दी थी, किंतु बाद में तिब्बतियों के अनुरोध पर पुनः जारी कर दिया गया था। उसने मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को भोजन, वस्त्र व स्थान आदि की व्यवस्था के लिए 5 गांवों की मालगुजारी भी मुकर्रर कर दी थी और अस्कोट के रजवार को अपने इलाके में सुव्यवस्था व न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हिदायत दी थी। ठीक है, इसके पहले 1669 ईस्वी में वह सोर की यात्रा कर चुका था। इसे उस समय सोर खड़ायत का परगना कहा जाता था। सोर स्थित उर्ग नामक गांव को बाज बहादुर के पूर्वज भारती चंद्र ने सदानंद जोशी को पूर्व में दे रखा था, किंतु इस समय बाज बहादुर चंद्र ने रतन जोशी को उर्ग के बदले तल्ला रियासी में एक जूला जमीन दी थी। एक जूला जमीन क्या होती है? मतलब एक आधे खेत के बराबर होता है। ठीक है, एक जूला जमीन यानी कि आधे खेत के बराबर उसने जमीन उसको दी थी। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया है। लटोला जोशी के पूर्वज पहले मणकोट यानी गंगोली के लटोला गांव में रहते थे, इसीलिए उन्हें लटोला जोशी कहा जाता है। इस ताम्रपत्र में मुकाम अल्मोड़ा उल्लेखित है। फिर बाज बहादुर सोर में डोटी के राजा से मिला। ठीक है, डोटी के राजा यानी कि नेपाल का एक राजा था, उससे मिला। सोर में यानी कि पिथौरागढ़ में। इस समय डोटी का राजा देवपाल था। ठीक है, यहाँ से वह ब्रह्मदेव मंडी की ओर चल पड़ा, क्योंकि यहाँ चितौना के राजा ने कालीघाट के ऊपर एक किला बनाकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। बाज बहादुर ने किले को छीनकर राजा को वहीं पेड़ पर लटकवा दिया। इस प्रकार वहाँ शांति स्थापित कर वह ब्यास की ओर चल पड़ा। ठीक है, वहाँ से दर्रों में भी अधिकार का तिब्बतियों से शर्तें लिखवाई। ठीक है, भोटियों व हुनियों को सिरती नामक कर चुकाने को बाध्य किया। वह कर नकद के रूप में लिया जाता था। ज्वार मुंशियारी से ही सिरती वसूलने के लिए विस्तृत विवरण अभी तक प्राप्त हुए हैं। अपने निजी प्रयोग के लिए उसने सोने का चूरा, कस्तूरी नाभा तथा नमक कर ठहराया था। ठीक है, कौन कौन से कर उसने लगाए थे ये यहाँ पर को हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक का। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्याम लाल का मत है कि बाज बहादुर चंद का राज्यकाल तेजस्वी रहा। उसने कई नए नए क्षेत्रों को विजित कर अपने राज्य में मिलाया था। अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। अनेक नए पद सृजित कर कर्मचारियों को उनके काम के अनुरूप नामकरण किया। और क्या करा, पानी भरने वाले पनेरू, फल लाने वाले फुलेरिया, प्रातः हर हर की आवाज़ कर राज परिवार को जगाने वाले हरबोला, मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल आदि आदि। ठीक है, उसने अलग अलग नाम दिए थे अलग अलग काम करने वाले को। बाज बहादुर काफ़ी धर्मपरायण तथा कर्म प्रेमी राजा था। उसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। थल जो पिथौरागढ़ में स्थित है, एक हथिया देवाल उसी पर बनवाया हुआ था। कहीं पर को ऐसा कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण एक हाथ जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था उसने एक ही हाथ से, यानी कि एक हाथ उसका नहीं था, एक हाथ कट चुका था किसी वजह से, तो एक हाथ से ही उसने उस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इस वजह से उसे एक हथिया देवाल कहा जाता है। और कहीं पर को मतलब इस बुक में तो ये लिखा है कि इस देवाल को एक ही बड़े पाषाण खंड में बड़ी खूबसूरती के साथ तराशा गया है, इसीलिए इसे एक हथिया देवाल कहा जाता है। तो इसमें तो ये लिखा गया है। और कहीं पर ये भी सुनने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण जिसने किया था उसका एक हाथ नहीं था, तो एक ही हाथ से उसने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो लक्ष्मी चंद्र ने उससे प्रसन्न होकर उसके उसको
उसके काम की प्रशंसा के लिए उसको उस मंदिर को एक हथिया दीवाल ऐसे करके उसने नाम दिया था। तो ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे एक हथिया दीवार कहा जाता है। इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है, ठीक है। तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो भी क्या है, एक बड़े से पाषाण में पूरा मंदिर का निर्माण किया गया है, बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ठीक है। तो आज तक हमने जो आज की वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक का पढ़ा। उसके आगे हम जो अगली वीडियो हमारी जो आएगी, अगला जो पार्ट आएगा उसके अंतर्गत हम उद्योग चंद पढ़ेंगे जो बाज बहादुर का बेटा है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखेंगे हम कितने चंद शासकों को कवर कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।